एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। मैं नाश्ता करके सोना चाहता था। मैंने खूब डटकर नाश्ता किया, 2 कप चाय पी, फिर मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैं दरवाजा लॉक करने के लिए उठने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझा कि वेटर है और खाली बर्तन लेने आया है। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा अचानक खुला और 3 आदमी तेजी से अंदर आ गए। फिर उन्होंने उसी फुर्ती से दरवाजा भी बंद कर दिया। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर उनमें से एक ने अचानक लात घुमा दी जो मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं तेवरा कर कुर्सी पर गिरा और कुर्सी मेरे वजन से फर्श पर लुढ़क गई। मुझे ज्यादा हैरत इस बात की थी कि हमला आवरों में से एक दीनू था। उसने दांत पीसकर अपने साथियों से कहा, इसका ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। उसने ये जुमला इंग्लिश में अदा किया था। उसके हाथ में मुझे रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा था। मैं हैरत से कभी दीनू की शक्ल देख रहा था, कभी रिवॉल्वर वाले की। मैं अभी तक कुर्सी में उलझा हुआ फर्श पर पड़ा था। मैंने लेटे ही लेटे उनका जायजा लिया। उनके कद्दो-कामत और हुलिये से कौमियत का अंदाजा नहीं हो रहा था। इतना अंदाजा जरूर हो गया कि वो किसी सफेद फार्म कौम से ताल्लुक रखते थे। अब बकिया 2 ने भी रिवॉल्वर निकाल लिए थे। उन तीनों के रिवॉल्वर्स पर भी साइलेंसर चढ़े हुए थे, गोया वो पूरी तैयारी से आए थे। उनके तेवर बता रहे थे कि वो फायर करने में भी देर नहीं करेंगे। फिर उनमें से एक ने अपनी जेब से रेशमी डोरी का गोला निकाला और तीनों की तरफ फेंक कर बोला, इसके हाथ पांव अच्छी तरह जकड़ दो। उन तीनों में से कोई मेरे नजदीक आने का रिस्क नहीं ले रहा था। शायद उन्हें मेरे बारे में ब्रीफ कर दिया गया था। मेरे चेहरे पर भरपूर लात पड़ी थी और होंठों से भी खून बह रहा था, मगर चोट से ज्यादा मुझे दीनू के रवैये पर गुस्सा आया कि मैंने उसे जिंदा छोड़कर गलती की थी। फिर वो घूमकर मेरी पुश्त पर आ बैठे और फिर गोया मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। सर पर पड़ने वाली ज़र्ब इतनी ही जबरदस्त थी, मेरी आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे। मैंने सर झटक कर हवास बहाल करने की कोशिश की, मगर ज़हन आहिस्ता आहिस्ता तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो मैं फर्श की बजाय बिस्तर पर था, मगर हाथ पैर हिलाने से माजूर था क्योंकि मुझे बहुत सख्ती से बांधा गया था। अचानक मेरे कानों में दीनू की आवाज़ आई। मैंने इसके सामान की अच्छी तरह तलाशी ले ली है, इसमें कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है। ये उस आदमी की आवाज़ थी जिसने मुझे लात मारी थी। बोला, तुमने इससे पूछा कि ब्रीफकेस कहाँ है? दीनू थके थके अंदाज में बोला, पूछा था, मगर ये कहता है कि इसे कुछ इल्म नहीं। वो शख्स गुर्रा कर बोला, बकवास करता है। साईं का खुफिया सेफ खुला हुआ मगर बिल्कुल खाली मिला था हमें। वो कागजात साईं ने भी नहीं लिए। ग्लोरिया भी वहीं मौजूद है, तो फिर कौन ले गया और ये वहां से फरार क्यों हुआ? दीनू बोला, इस बात ने मुझे भी शुबे में मुब्तला कर रखा है। खैर, देखते हैं ये कब तक जबान नहीं खोलता। इसे जरा होश में आने दो, फिर पूछूंगा इससे। मैं यूं ही आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो तीनों आपस में सलाह मशवरे करते रहे कि मेरी जबान कैसे खुलवाई जाए। बिलाखिर उन्होंने यही तय किया कि मुझे फौरी तौर पर होटल से निकाल कर किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दिया जाए। मैं अभी तक यही समझ रहा था कि वो मुझे होटल से ले आए होंगे। मैंने मजीद बेहोश रहना मुनासिब न समझा और कराह कर आंखें खोल दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो चारों खामोश हो गए। फिर रिवॉल्वर वाला मेरे सामने आ गया और बोला, देखो, हम थोड़ी देर के बाद तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे। बेहतर है कि तुम उससे पहले ही जबान खोल दो, वरना इस पुछगिछ के दौरान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। वो बोला, हैरान होने की अदाकारी मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम साईं अहमद बख्श के कागजात और रकम के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा, मुझे जो कुछ मालूम था मैं बता चुका हूँ। उस वक्त तो दीनू भी वहीं था। मुझे गुमान है कि वही रकम और कागजात ले गया है और ये साईं को बेवकूफ़ बना रहा है। दीनू ने कहा, छोड़ो यार, यहाँ इससे कुछ पूछना फजूल है, इसे यहाँ से ले चलो। उसने रिवॉल्वर निकाल कर नाली की तरफ से पकड़ा और दस्ते से मेरे सर पर जर्ब लगा दी। मैं एक मर्तबा फिर बेहोश हो गया।
दोबारा होश में आया तो किसी गाड़ी में था और गाड़ी तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। उन खबीसों ने न जाने किस बहाने से मुझे बेहोशी की हालत में होटल से निकाला होगा। मुझे इत्मीनान था कि मैंने वो कागजात ऐसी जगह पहुंचा दिए थे कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मुझे यही खदशा था कि उन्हें सूटकेस की भनक मिल गई होगी। इस सूरत में मेरी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। न जाने गाड़ी कितनी देर से चल रही थी और मैं कितनी देर तक बेहोश रहा था। गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी और थोड़ी देर के बाद वो झटके से रुक गई। किसी ने अंग्रेजी में गेट खोलने का हुक्म दिया। दूसरे ही लम्हे गाड़ी फिर हरकत में आई और किसी इमारत में दाखिल होकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही मुझे कुत्तों की गुर्राहटें सुनाई दी। मैं फौरन समझ गया कि ये लोग मुझे दोबारा अहमद बख्श की कोठी में ले आए हैं। अचानक गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला तो बाहर जलने वाले बल्ब की रोशनी अंदर भी आ गई। मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली। फिर किसी ने वो सीट पकड़कर खींच ली जिस पर मैं लेटा हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि वो स्ट्रेचर था और गाड़ी एम्बुलेंस थी। मैं अब भी हिलने जुलने से माजूर था क्योंकि उन लोगों ने मेरे हाथ पांव नहीं खोले थे। बंदिशें छुपाने के लिए उन्होंने ऊपर से चादर डाल दी थी। 2 आदमियों ने दोनों तरफ से स्ट्रेचर उठा लिया और मुझे अंदर की तरफ ले चले। मैंने आंखें बहुत खफीफ ही खोली और उस जगह का जायजा लेने की कोशिश की। ये अहमद बख्श की कोठी ही थी। कुत्ते भी अब खामोश हो गए थे। वो दोनों मेरा स्ट्रेचर उठाए हुए एक कमरे में पहुंचे और स्ट्रेचर वहां पटक कर उल्टे कदमों बाहर निकल गए। ये वो कमरा नहीं था जिसमें इससे पहले मैं कैद रहा था, मगर वो कमरा भी किसी का बेडरूम था और खूब आरास्ता था। फर्श पर वॉल टू वॉल कारपेट, कीमती बेड और मेरे सामने वाली दीवार पर खौफनाक किस्म के ग्रे हाउंड की बड़ी सी तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता अचानक तस्वीर से निकल कर हमला कर देगा। वो बेडरूम जिसका भी था शायद उसे कुत्तों से बहुत मोहब्बत थी और वो अहमद बख्श के अलावा और कौन हो सकता था। अभी मैं कमरे का जायजा ले ही रहा था कि कमरे में 4 आदमी आगे पीछे दाखिल हुए। दीनू और उसके दोनों साथी जॉनी और रिचर्ड मेरे लिए अब अजनबी नहीं रहे थे। चौथा शख्स मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। वो चौड़े शानों और मजबूत जिस्म का दराज कद शख्स था। उसका चेहरा बहुत बारोब था। मूछें इतनी घनी थी कि होंठ तकरीबन छुप गए थे। उसकी रंगत सुर्खो सफेद थी मगर आंखें बिल्कुल स्याह थीं, जिससे वो कोई एशियाई मुल्क का बाशिंदा लग रहा था। वो मेरे ऊपर झुककर टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, वेल, अब हम लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने यूं जवाब दिया जैसे मैं अपने बेडरूम में लेटा हूं। वक्त तो मेरा बर्बाद हो रहा है अंकल। मेरे जवाब से उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। उसने गजबनाक लहजे में कहा, तू शायद मुझे जानता नहीं है। मेरे नाम की दहशत ही से आम आदमी बेहोश हो जाता है। मैंने कहा, हिसाब के मास्टर की दहशत से बचपन में भागता तो मैं भी था स्कूल से। वो चीख कर बोला, कामरान। मैंने उसकी तस्दीक की। कहा, नहीं मास्टर साहब। अचानक उसका घूंसा बुलंद हुआ और मेरे जबड़े पर हथौड़े की तरह पड़ा। जर्ब से मैं चकरा कर रह गया। एक मर्तबा फिर मेरे होंठों से खून बहने लगा। मुझे भी अचानक गुस्सा आ गया। मैंने जहरीले लहजे में कहा, बंधे हुए शेर को तो आवारा कुत्ते भी शिकार कर सकते हैं बास्टर्ड। तू इतना ही बड़ा मर्द है तो मेरे हाथ खोल। वो बोला, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ये रेसलिंग का मुकाबला नहीं है कि इसके कुछ रूल्स हों। तुझसे जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। मैंने बेजारी से कहा, पूछो, क्या पूछते हो? वो बोला, अहमद बख्श के कागजात, नकद रकम और हीरे कहाँ हैं? मैंने कहा, बताया तो है कि वो चीजें मेरे पास नहीं। उसने कहर आलूद नजरों से मुझे घूरा, फिर जॉनी की तरफ मुड़ गया। बोला, इसकी जबान खुलवाओ जॉनी। उसके लहजे में झल्लाहट थी। फिर बोला, जबान खुलवाओ वरना तुम सबकी जबानें बंद कर दूंगा। जॉनी ने मुस्तैदी से कहा, ओके सर। फिर मेरी तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, इसकी तो ऐसी की तैसी। मूंछों वाला पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। जॉनी ने अपने आदमियों से कहा कि इसे स्ट्रेचर से उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। दोनों आदमी आगे बढ़े और उन्होंने घसीट कर मुझे उठा लिया। फिर उन्होंने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया। मैं धड़ाम से नीचे गिरा मगर कारपेट की वजह से मुझे ज्यादा चोट ना आई। वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें से एक ने दीवार के साथ रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीट कर कमरे के वस्त में कर दी और मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। उन जलीलों ने मुझे इतनी सख्ती से जकड़ा था कि पतली सी रेशमी डोरी मेरे गोश्त में घुसी जा रही थी। मेरे पैर भी बुरी तरह जकड़े हुए थे और हाथ भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। मैं कुर्सी पर बैठ चुका तो जॉनी मुख्तलिफ तरीके से वही सवाल करता रहा। मेरे इनकार पर वो बरहम हो गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला, एक सिगरेट सुलगाई और मेरे बिल्कुल करीब आ गया। फिर उसने अचानक जलती हुई सिगरेट मेरी गर्दन पर मसल दी। मैं कसमसा कर रह गया। बमुश्किल हलक से निकलने वाली चीख पर काबू पा सका। उसने बिफर कर पूछा, बताओ कागजात कहाँ हैं? उसने एक मर्तबा फिर सिगरेट सुलगा ली। मेरे इनकार पर उसने इस मर्तबा भी मेरी गर्दन को निशाना बनाया।
इस मर्तबा मैं अपनी चीख पर काबू न पा सका और बेख्तियार चीख उठा। फिर उसने कई दफा ये अमल दोहराया, मगर मैं दांत पर दांत जमाए अजियत बर्दाश्त करता रहा। वो भिन्ना कर बोला, बता दे हरामजादे, वरना अख्तर तेरे जिस्म का रेशा रेशा अलहदा करा देगा कुत्तों से। शायद तुम जानते नहीं कि साईं अहमद बख्श को जुनून की हद तक कुत्ते पालने का शौक है। उसके पास ग्रे हाउंड्स, ब्लड हाउंड्स और जर्मन शेफर्ड जैसे खूंखार कुत्ते हैं। शदीद तकलीफ के बावजूद मैं मुस्कुरा कर बोला, उसके पास भालू और बंदर भी हों तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आता कि मुझे उन चीज़ों का इल्म नहीं है। अगर तुमने वो कागजात वहाँ से नहीं निकाले तो फिर ग्लोरिया का कोई आदमी ही उन्हें ले गया होगा। अचानक कमरे में रखा हुआ इंटरकॉम बज उठा। जानी ने रिसीवर उठा लिया। चंद लम्हे तक दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा, फिर ओके सर कहकर रिसीवर रख दिया और मुझसे बोला, अख्तर को फौरी तौर पर कहीं जाना है। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता है, इसलिए बक्या पूछगिछ सुबह होगी। उम्मीद है सुबह तक तुम सच बोलने का फैसला कर लोगे। ये कहकर उसने अपने आदमियों को चलने का इशारा किया। जाने से पहले उन लोगों ने मुझे कुर्सी से उठाकर बेड पर डाल दिया और दरवाजा बाहर से लॉक करके चले गए। उनके जाने के बाद मैं फिर वहां से रिहाई के इम्कानात पर गौर करने लगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया, मगर कोई सूरत नजर न आई। मैंने हाथ पैर हिलाकर रस्सी की बंदिशें ढीली करने की कोशिश की तो वो मजीद मेरी जिल्द में पैवस्त हो गई। उन्होंने मुझे इतनी सख्ती से बांधा था कि मेरे हाथों और पैरों का दौरान खून भी रुक गया था। मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। थक हार कर मैंने सोने का फैसला कर लिया और बहुत मुश्किल से करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। नींद भी थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। रस्सी की बंदिशें और जबड़े की तकलीफ उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। तंग आकर मैंने आंखें खोल दी। अचानक मेरी नजर बेड साइड की टेबल पर पड़ी। वहां जानी सिगरेट का पैकेट और लाइटर भूल गया था। कुछ सोचकर मैंने उस लाइटर से काम लेने का फैसला कर लिया। मेरे हाथ पुश्त पर नहीं थे बल्कि मेरे सामने थे, मगर उन्होंने रस्सी को कुछ इस तरह बल दिए थे कि मैं हाथ पहलुओं से निकाल नहीं सकता था। मेरी उंगलियां अलबत्ता आजाद थीं। मैं खिसकता हुआ साइड टेबल के नजदीक गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपना चेहरा साइड टेबल पर टिका दिया। मैं दांतों से वो लाइटर उठाना चाहता था। एक एक इंच सरक कर मैंने लाइटर को दांतों में पकड़ लिया। वो आम सा लाइटर था। ऐसे लाइटर पनवाड़ियों की दुकानों पर आम मिलते हैं। मैंने कोशिश करके उसे अपनी गोद में गिरा लिया। फिर जिस्म को झटका देकर उसे अपने पहलू में लुढ़काया और दाएं हाथ में थाम लिया। मैंने लाइटर की लौ से रस्सी जलाने का फैसला कर लिया था। ये बहुत खतरनाक काम था, मगर इसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। अहमद बख्श यूं भी मेरी जान ले लेता। बकौल जानी के वो मुझे इतनी अजियत पहुंचाता कि मैं खुद मौत की तमन्ना करता। उसने खूंखार कुत्तों का हवाला दिया था कि वो चश्मे सदन में इंसान को भंपोड़ कर रख देते हैं। उन कुत्तों की खूंखारी का तजुर्बा मुझे भी था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर लाइटर जलाया और उसकी लौ अपनी तरफ कर दी। मुझे अपनी कलाई की जिल्द जलने का एहसास हुआ। मैं दांत पर दांत जमाए तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। जरा सी देर में मेरी कलाई बुरी तरह झुलस गई, मगर जलती हुई रस्सी को देखकर मैं अपनी तकलीफ भूल गया। दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि दाईं कलाई पर रस्सी की बंदिश ढीली पड़ गई है। मैंने लाइटर बुझा दिया और कलाई को झटका देकर रस्सी के बल निकालने लगा। अपने दाएं हाथ को आजाद देखकर मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। रस्सी अभी तक सुलग रही थी और कई जगह से मेरे कपड़े भी झुलस गए थे। मैंने फुर्ती से जिस्म के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोली तो यूं लगा जैसे मैं बरसों के बाद आजाद हुआ हूं। मैंने रस्सी का गोला सा बनाकर उसे बेड के नीचे उछाल दिया। फिर कमरे में थोड़ी देर उछल कूद करके अपने हाथों और पैरों के दौरान खून को दुरुस्त किया। कमरे के साथ ही अटैच बाथरूम था। वहां जाकर मैंने ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो मैं खासी हद तक नॉर्मल हो गया। फिर मेरी नजर वहां रखे हुए टूथपेस्ट पर पड़ी। मैंने पेस्ट निकाल कर उसे कलाई पर लगा लिया। इससे भी मुझे काफी सुकून मिला। कमरे में वापस आया तो मैं चाको चौबंद था। बांधने से पहले उन लोगों ने मेरे जूते उतारने की जहमत भी न की थी। ये एक तरह से मेरे हक में अच्छा ही हुआ था। हर तरह से मुतमईन होकर मैं दोबारा बेड पर उसी अंदाज में जा लेटा। अब मुझे दरवाजा खुलने का इंतजार था। वॉल क्लॉक उस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। मैं बेचैनी से किसी की आमद का इंतजार करने लगा। मेरा वो इंतजार खासा तवील हो गया। सुबह के 7 बज चुके थे। इस दौरान में मुझे 2 दफा नींद के जबरदस्त झोंके आए, मगर मैंने खुद को सोने से बाज रखा। उस वक्त सोने का मतलब था दोबारा कैद, और मैं किसी सूरत में दोबारा कैद नहीं होना चाहता था। नींद भगाने के लिए मैंने बाथरूम में जाकर कई दफा मुंह धोया और काफी देर तक कमरे में चहलकदमी करता रहा। ये न करता तो मुमकिन है कि मैं सो जाता। 7:30 बजे दरवाजे के लॉक में चाबी लगने की आवाज आई तो मैं आंखें मूंद कर लेट गया। मैंने आंखों में जरा सी झर्री बनाकर देखा। आने वाला जानी था। इस मर्तबा उसके साथ दीनू भी था। वो कमरे में दाखिल हुए तो मुझे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो बस मैं दुआ ही कर सकता था
कि फौरी तौर पर उनमें से किसी का ध्यान इस तरफ न जाए। पहले रस्सी मेरे पूरे जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी और वो वाज़े तौर पर दिखाई भी देती थी। मैंने जोश में आकर रस्सी को बेड के नीचे फेंक दिया। मुझे चाहिए था कि मैं दिखावे के लिए ही रस्सी को अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेता, मगर अब तो हिमाकत हो चुकी थी। जॉनी मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो उसे एहसास हुआ कि रस्सी मेरे जिस्म के गिर्द नहीं है। उसके हलक से हैरत में डूबी हुई आवाज निकली और उसने बेख्तियार दीनू से कहा, इसके हाथ पैर किसने खोल दिए? मैंने अचानक अपनी जगह से जकंद लगाई और उसकी गर्दन पैरों की कैंची में जकड़ता हुआ फर्श पर जा टिका। दीनू अभी तक सख्ते किसी कैफियत में था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन भी दबोच ली। जॉनी मेरे मजबूत पैरों की गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था, मगर अब वो जीते जी मेरी गिरफ्त से नहीं छूट सकता था। दीनू ने चीखने के लिए मुंह खोला ही था। मैंने बायां हाथ उसके मुंह पर जमा कर दाएं हाथ से उसकी कनपटी पर वार किया। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ कुछ सख्त हो गया। दीनू की गर्दन एक तरफ ढलक गई। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है। मैंने उसे आहिस्तगी से फर्श पर लेटा दिया। इस दौरान मैं जॉनी रिहा होने की कोशिश में हाथ पांव चला चला कर बेदम हो चुका था और वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने दीनू से फारिग होकर उसकी गर्दन को अपने पैरों में जोर से जकड़ कर झटका दिया। चटाख की आवाज आई और जॉनी का जिस्म मेरे कदमों में ढेर हो गया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। मुझे जिंदगी की नापायदारी पर वहशत सी हुई। मैंने चंद मिनट पहले सोचा भी ना होगा कि इस कमरे में मौत उसकी मुंतजर है। मैंने उस पर एक तासुफ भरी नजर डाली और उसकी फटी हुई आंखें बंद कर दी। उसकी तलाशी लेने पर मुझे .45 का खौफनाक रिवॉल्वर और लंबे फल वाला एक चाकू मिला। उसके पर्स में $550 रुपए और $300 थे। एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर भी थी। मैंने उसका पर्स जूं का तूं उसकी जेब में डाल दिया, अलबत्ता रिवॉल्वर और चाकू अपने पास रख लिया। अगला मरहला उस इमारत से बाहर निकलने का था। वहां अगर कुत्ते ना होते तो शायद बाहर निकलना इतना मुश्किल ना होता, मगर कुत्तों की मौजूदगी ने खासी मुश्किल पैदा कर दी थी। खुशकिस्मती से मेरे पास अब भी बर्फानी चीते की चर्बी मौजूद थी। मैंने बाथरूम में जाकर जल्दी जल्दी वो चर्बी अपने चेहरे, कलाइयों, सीने पर मल ली। अब कम से कम कुत्ते मेरे नजदीक नहीं आ सकते थे। ये गोया मेरे हाथ ऐसा नुस्खा लग गया था जो आइंदा भी मेरे बहुत काम आ सकता था। बस बर्फानी चीते की चर्बी का होना शर्त था। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाया और दरवाजा खोलकर मोहतात अंदाज में बाहर निकल आया।